नमस्कार दोस्तों। हम मुगल कालीन प्रशासन पढ़ रहे थे और उसमें हम प्रशासन के स्त्रीकरण पे बात कर रहे थे और उसमें सबसे पहले हमने बात की थी। अच्छा, इसमें हमने प्रांत के बाद में जिला लिखा ही नहीं है ना, इसमें जिला भी आएगा, सॉरी भूल गए, जिला प्रशासन भी आएगा जैसे सरकार कहते थे, और उसके बाद में परगना आएगा, है ना, भूल गए थे। तो केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे थे। केंद्रीय प्रशासन में हमने क्या पढ़ा था कि बादशाह पढ़ लिया था, वकील पढ़ लिया था, वजीर अथवा दीवाने आला अथवा दीवाने कुल पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मीर बख्शी पे। ठीक है, मीर बख्शी पूरे मुगल काल का एक महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। कितने नंबर पे था? 3 नंबर पे दीवान था, चौथे नंबर पे आएगा मीर बख्शी। ठीक है, देखिए मीर बख्शी की अगर अपन बात करें थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो अगर मीर बख्शी की बात करें तो यह पद मुगल काल में विकसित हुआ था। और मुगल काल में भी स्पेशली हम देखते हैं अकबर के काल से इसका विकास देखते हैं। इससे पहले सल्तनत कालीन व्यवस्था चली आ रही थी। सल्तनत काल में सेना का जो मेन पूरा विभाग था वो आरिज ए ममालिक दीवाने अर्ज के पास में था, आरिज के पास में होता था। और मुगल काल में यह पद जो है वो मीर बख्शी को दे दिया गया। तो मीर बख्शी एक प्रकार से मेन सेना विभाग का मेन कर्ता धर्ता था। साथ साथ इसके पास में कई और चार्ज भी थे। युद्ध काल में यह वेतन अधिकारी भी था। इसी की रिकमेंडेशन के बाद में इसी के द्वारा सेना के अंदर हुलिया व दाग प्रथा को मॉनिटर किया जाता था। यही सैनिकों की वेतन का निर्धारण करके और सिफारिश आगे भेजता था, और दीवान उस सिफारिश को रिकमेंडेट करके और बादशाह से साइन करवा के फिर लास्ट में हस्ताक्षर मीर बख्शी के होने के बाद वेतन आवंटित होता था। आवंटन करने का काम तो दीवान का था, लेकिन वेतन बनाने का पूरा अधिकारी जो है युद्ध काल में मीर बख्शी होता था, और यही कार्य शांति काल में दीवाने तन करता था। साथ साथ यह मीर बख्शी जो था ये गुप्तचर विभाग का भी हेड होता था। राज्य के अंदर स्पाई गुप्तचर रखना, उनकी सारी जानकारियां रखना, वो भी इसकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो गुप्तचर के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की राज्य के आंतरिक भागों की जो सूचनाएं होती थी, जैसे हम कहते हैं कि वाकयान्वेष उन सूचनाओं को पहुंचाता था, वो कार्य भी मीर बख्शी के पास में होता था। इसके अलावा जितने भी मनसबदार थे, हालांकि खुद ही मनसबदार था, लेकिन मनसबदार होने के साथ साथ यह राजा, बादशाह और मनसबदारों के बीच की कड़ी होता था। किस मनसबदार को नियुक्त करना है उसकी रिकमेंडेशन यही भेजता था। पूरे रिकमेंडेशंस भेजने के बाद मनसबदारों का पूरा निरीक्षण यही करता था। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो यह व्यक्ति जो है, यह पद जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद था। विभिन्न प्रांतों से आने वाले अधिकारी जो थे या दूसरे देशों से आने वाले दूत थे या यात्री थे, इन सबको राजा के पास ले जाना और उनसे मीटिंग करवाने की जिम्मेदारी भी मीर बख्शी की होती थी। और जब जब महाराजा राज्य से बाहर जाते थे सैर करने के लिए, शिकार करने के लिए, युद्ध अभियानों में, तब यह राजा के साथ में रहता था और राजा के यात्रा का पूरा प्रबंधन तैयार करता था। सॉरी। तो इस तरह से मीर बख्शी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता था, और मीर बख्शी के कार्य बड़े अहम हुआ करते थे उस समय। तो हम एक एक कार्य को मैं लिखता हूँ अभी, जो मैंने सारे बोले हैं, और साथ साथ में इसको हम समझते भी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कार्य जो है वो क्या था? सबसे पहले तो बिंदु हम ये लिख लेते हैं कि
यह पद सल्तनत काल में आरिज ए ममालिक के पास में होता था और मुगल काल में इस पद का एक प्रकार से सृजन और विकास हुआ था। तो पहला बिंदु क्या जाएगा इसमें, सबसे पहला बिंदु कि इस पद का विकास मुगल काल में हुआ। और मुगल काल में भी स्पेशली अकबर के काल में। ठीक है, इससे पूर्व यह पद सल्तनत कालीन पद आरिज ए ममालिक, या आप उसको दीवाने अर्ज कह दो, के समतुल्य था। ठीक है, अब इसका सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सा मुगल कालीन पद सल्तनत कालीन पद के समकक्ष था या समतुल्य था। तो ये भी हमें थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से साथ में रखना है। ठीक है, मीर बख्शी के निम्न कर्तव्य थे। ठीक है, क्या क्या कर्तव्य थे देखो। अब पहला जो बिंदु है वो हम लिखते हैं इसमें सेना के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर सेना की बात करें तो यह यूं कहिए कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ये न सेनापति था न सेना अध्यक्ष था, क्योंकि युद्ध काल में जब कभी अभियान में जाते थे राजा साथ में होता था तो जरूर कोई कोई सेना अध्यक्ष की भूमिका निभाता था, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह सेना का एक प्रकार से प्रमुख था। इसके अधीन कई सेनापति और सेना अध्यक्ष होते थे। ठीक है, तो पहला बिंदु हम क्या लिखने वाले हैं इसमें कि यह सैन्य विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर आप कह सकते हो। देखो, सेना अध्यक्ष तो अलग है। अभी भी आप देखो कोई आर्मी का अधिकारी होता है, सेनापति भी आर्मी के अधिकारी होंगे। डिफेंस मिनिस्टर आर्मी से हो ये जरूरी नहीं। अध्यक्ष नहीं था, बल्कि क्या था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, हाँ, अगर राजा भी युद्ध में मौजूद हो तो फिर इसके पास में इसको किसी छोटी सी इकाई में सेना का नेतृत्व सौंप दिया जाता था। ठीक है, अगर युद्ध मैदान में सम्राट मौजूद हो तो यह किसी भाग का प्रभार संभालता था। तो सेना के किसी भाग का प्रभार संभालता था।
ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, कोई इसमें आपको दिक्कत है नहीं, ये सभी को पता रहता है। दूसरा, स्वयं एक उच्च मनसबदार था, परंतु सम्राट और मनसबदार के बीच में एक कड़ी का काम करता था। मनसबदार की नियुक्ति में इसकी भूमिका अहम थी। इसकी रिकमेंडेशन के बाद ही कौन मनसबदार बनने का इच्छुक है, उस व्यक्ति को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। सिफारिश इसकी चलती थी उसमें। ठीक है, तो देखो दूसरा बिंदु हम क्या लिखते हैं मनसबदारों के संबंधित, कि स्वयं एक उच्च मनसबदार था, लेकिन मनसबदारों का, एक मिनट, स्वयं एक मनसबदार, तो सम्राट और न्यायाधीश को छोड़ के सब मनसबदार ही थे, है ना, उच्च मनसबदार था, मगर सम्राट एवं सम्राट और मनसबदार के मध्य कड़ी की भूमिका निभाता था। देखिए, कड़ी की भूमिका का क्या मतलब है, दोनों के बीच संवाद यही करता था, जिसमें क्या होता था, जैसे मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश करना, ठीक है, मनसबदारों का ब्यौरा रखना, ठीक है, फिर कितने मनसबदार है, कहाँ है, सारा ब्यौरा जो है वो यही रखता था। ठीक है, तो ब्यौरा रखना, नियुक्ति की सिफारिश करना, और साथ साथ में देखो मनसबदार की नियुक्ति का अंतिम आदेश तो बादशाह का होता था, लेकिन रिकमेंडेशन कहाँ से जाती थी, मीर बख्शी से जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। साथ में किस मनसबदार को कितनी मनसबदारी देनी है, ये मनसबदारी तय करना, है ना। मनसबदारी तय करना, ठीक है। इसके पास में कई सारे चार्ज थे, तो दो मेन थे, तीन चार सॉरी, पहला तो सैन्य विभाग का प्रमुख हो गया, दूसरा मनसबदारों की नियुक्ति का पूरा इसके पास में था, तीसरा जो उसके पास प्रभाग था वो सबसे अहम था, और वो था आपके वेतन अधिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप ये दोनों तो याद कर लेते हो, क्योंकि सैन्य अधिकारी मनसबदारी होते थे, लेकिन वेतन अधिकारी दीवाने तन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये सॉरी, तो वेतन अधिकारी युद्ध काल में यह वेतन अधिकारी की भूमिका में रहता था, ये इसका तीसरा कार्य था। आप ये लिख लीजिए। अब देखो इसमें क्या था, मैं एक प्रक्रिया बताता हूं, पहले तो लिख लेता हूं कि युद्ध काल में प्रमुख वेतनाधिकारी की भूमिका में रहता था। ठीक है, ये स्टेटमेंट जदुनाथ सरकार का है, और याद रखना शांति काल में यही कार्य दीवाने तन करता था। ठीक है,
अब ये करता कैसे था, देखिए सबसे पहले क्या करेगा, दाग और उलिया पर था, है ना, ये मैं बता चुका हूँ आपको। घोड़े की दाग और सैनिक का उलिया नोट करना और उसके आधार पे सैनिक का वेतन तय होता था। ठीक है, कर्मचारियों का वेतन तय होता था। आधार पर वेतन निर्धारण। जैसे वेतन निर्धारण हो जाता था उसके बाद में यह क्या करता था, इसके बाद में मीर बख्शी ब्यौरा ये भेज देता था किसको, दीवान को। ब्यौरा दीवान क्या करता था, रजिस्टर में दीवान इंदराज कर देता था। वह सम्राट को भेज देता। ठीक है, अब सम्राट क्या करता था, इसके ऊपर सिग्नेचर कर देता था, अप्रूवल मिलता था। सम्राट वेतन बिल को स्वीकृत करता था। ठीक है, अब जैसे सम्राट ने वेतन बिल स्वीकृत किया उसके बाद में वापस मीर बख्शी के पास आता था। स्वीकृत बिल पर मीर बख्शी हस्ताक्षर करता था। ठीक है, और कर्मचारियों को वेतन मिलता। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मचारियों को वेतन अधिकारी की भूमिका में तनख्वाह दिलाने का काम भी किसका था, ये काम भी आपके मीर बख्शी का होता था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर हम यहाँ गलती कर जाते हैं कि मीर बख्शी वेतन अधिकारी की भूमिका में नहीं रहता। ये शायद फर्स्ट ग्रेड में 2018 में या 20 में या 22 में या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड के पीछे एग्जाम में ये प्रश्न था भी कि निम्नलिखित में से कौन सा मीर बख्शी का कार्य है कि नहीं है, जिसमें से यह जो विकल्प था ये एक निर्णायक भूमिका में था। निर्णायक भूमिका का मतलब ये होता है जब ऐसा विकल्प जो प्रश्न का उत्तर निकाल रहा हो उसे कहते हैं। तो ये इस प्रकार से एक निर्णायक भूमिका में भी था। तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रमाण पत्र जारी करना वगैरह ये सब करता था। ठीक है, अब मीर बख्शी का जो ब्यौरा था निर्धारण करना, एक मिनट इसमें पूरा बात लिख लेते हैं ना। वह प्रमाण पत्र जारी करना, इस प्रमाण पत्र पे उसकी पूरी कर्मचारी की डिटेल होती थी। उसी डिटेल को ये मीर बख्शी का ब्यौरा मतलब ये प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र को सरखेत कहते थे। जो वेतन का होता था उसे सरखत कहते थे, जारी करना। तो सरखत जारी करते थे, और सरखत में जो भी ब्यौरा होता था इस ब्यौरे को दीवान क्या करता था, अपने रजिस्टर में इंदराज करके सम्राट के पास भेज देता था। सम्राट सिग्नेचर करके वापस मीर बख्शी के पास आता था, मीर बख्शी उसको अप्रूव कर दे, वेतन मिल जाता था। तो इस तरह से यह एक प्रकार से जो खजाना था उसके ऊपर उनसे किस तरह से वेतन दिलवाना है ये काम इनका था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो इसलिए इसको कई बार अफसर एक खजाना भी कहते हैं, खजाने का अफसर भी कहते हैं। इस कारण से
इसे भी कहा जाता था। ठीक है, अफसर खजाना भी कह सकते हैं हम उसको। तो ये एक प्रोसेस थी कि सरखत के जरिए ये कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का काम करता था। निर्धारण भी यही करता था। ठीक है, निर्धारण करना, ब्यौरा लिखना और दीवान की सहायता से, क्योंकि उस राज्य का एक एक पाई जो है वो दीवान के हाथ से जाती थी, तो पैसे पास तो दीवान को ही करने थे, लेकिन दीवान को पैसे पास करवाने का जो कार्य था ये सम्राट और मीर बख्शी की स्वीकृति से होता था। सम्राट भी स्वीकृत देता था, लेकिन अंतिम स्वीकृति लास्ट में मीर बख्शी की होती थी, और कितना वेतन देगा ये तय भी मीर बख्शी करता था। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रमुख वेतन अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो गुप्तचर विभाग भी इसके पास में था। ये हम है वो लिख लेते हैं अगला बिंदु कि गुप्तचर विभाग, यह गुप्तचर विभाग का भी प्रमुख होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, का भी प्रमुख होता था। राज्य भर से आने वाली सूचनाओं, ये सूचनाएं वाक्यानवीस लेके आते थे, को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी मीर बख्शी की थी। ठीक है, इसके अलावा देखें तो पहरेदार नियुक्त करना और साथ साथ में किस पहरेदार को पुरस्कृत करना है उनके नाम भी भेजने की जिम्मेदारी इसकी थी। पहरेदार नियुक्त करना तथा इनका नाम पुरस्कार हेतु भेजना, ये जिम्मेदारी भी किसकी थी, मीर बख्शी की थी। ठीक है, छठा कार्य मैं बताता हूं आपको, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ये कार्य हो गए। छठा कार्य क्या था, अब राजधानी के अंदर प्रांतों से जो अधिकारी आते थे या विदेशों से कोई दूत आते थे या कोई विदेश यात्री आ जाते थे, उनकी मीटिंग करवाना सम्राट से, और जो अधिकारी प्रांतों में जा रहे होते हैं तो उनको भी इंस्ट्रक्शंस देते थे महाराजा। तो राजधानी से प्रांतों में जाने वाले अधिकारी और प्रांतों से राजधानी में आने वाले अधिकारी और विदेश यात्री, रूस दूत वगैरह, तो ये जो बाहरी गेस्ट वगैरह होते थे, अधिकारी होते थे, इनकी मीटिंग करवाई जाती थी बादशाह के साथ में, और ये जिम्मेदारी भी मीर बख्शी की होती थी। अगर मीर बख्शी किसी को न चाहे कि इसको नहीं मिलना चाहिए तो वो उसको मिलने नहीं देता था, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्य था महाराजा का, मीर बख्शी का, सॉरी। तो ये क्या लिखेंगे हम, प्रांतों से आने वाले अधिकारियों व राजधानी से
प्रांतों को जाने वाले अधिकारियों साथ ही विदेश यात्रियों राजदूतों को सम्राट से मिलाने की जिम्मेदारी मीर बख्शी की थी। कैप्टन हॉकिंस ने इस कारण इसको लेफ्टिनेंट जनरल भी कहा है। इस कारण ठीक है कि ये एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में था जो सम्राट से मीटिंग करवाने का काम करता था, क्योंकि हॉकिंस की मीटिंग भी जहांगीर से किसी मीर बख्शी ने करवाई थी। ठीक है, तो ये एक अहम कार्य था मीर बख्शी का। ठीक है, तो प्रांतों से आने वाले जितने भी विशिष्ट व्यक्ति थे वो सब। इसके साथ साथ में मैंने आपको कहा ना कि जैसे सम्राट जहाँ कहीं जाता था, जैसे कहीं सैरगाह में चला गया या किसी युद्ध अभियान में चला गया या किसी शिकार पे चला गया, तो हर अभियान में मनसबदार ये मीर बख्शी साथ में रहता था और पूरी यात्रा का वो प्रबंधन करने का जिम्मेदार होता था। ठीक है, सम्राट की यात्राओं, चाहे वो सैरगाह की हो, चाहे शिकार की हो, कहीं की भी हो, वह अभियानों में मीर बख्शी सम्राट के साथ रहता था। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो यह मनसबदारों और राजा के बीच कड़ी था, क्योंकि जिस अभियान में राजा कहीं जाएगा तो मनसबदार तो वहाँ के राजा से मिलने आएंगे, तो मनसबदार सीधे कैसे मिलेंगे? उनके बीच की कड़ी कहाँ है? वो बीच की कड़ी कौन होती थी? मीर बख्शी होती थी, है ना। तो मीर बख्शी सम्राट के साथ रहते थे ताकि वो इस जगह जाएंगे, वहाँ के लोग जब इनसे मिलने आएंगे तो वहाँ का कार्य जो है वो करेंगे। ठीक है, ताकि शिविर का प्रबंधन हो सके, साथ ही स्थानीय मनसबदारों से सम्राट की मुलाकात करवाई जा सके। ठीक है, तो यात्राओं में साथ रहता था। तो देखो, ये यात्रा होगी, प्रांतों के अधिकारी हो गए और गुप्तचर विभाग, पहरेदार, वेतन अधिकारी हो गया, सैन्य विभाग हो गया और मनसबदारों के बीच की कड़ी हो गया। हाँ, गुसल खाने में जब बैठक होती थी, गुसल खाना एक निजी भवन होता था, तो मनसबदार जो मीर बख्शी था, ये गुसल खाने में सम्राट के दाईं ओर खड़ा होता था और सम्राट से निजी वार्ता और गुप्त वार्ताएं जो हैं वो करता था। तो गुप्त वार्ताओं में भी
मीर बख्शी जो है वो आपकी सम्राट के साथ में रहता था गुसल खाने के अंदर। ठीक है, गुसल खाना दीवाने आमन है ना, उनके पास में होता था। वहाँ कुछ प्राइवेट और सीक्रेट चीज़ें होती थी वहाँ पे, और सम्राट के साथ में रहता था। अब आप इससे समझ सकते हो कि इस पद का कितना महत्व था उस समय, कि सम्राट राज्य से संबंधित गुप्त मामलों में भी मीर बख्शी को अपने पास में खड़ा रखता था। ठीक है, ये 7 बिंदु हो गए। 8वां बिंदु गुसल खाने में सम्राट के साथ दाईं ओर खड़ा रहता था तथा गुप्त वार्ताओं में साथ रहता था। ठीक है, ये सारे जो कार्य हैं ये मनसबदारों इसके मीर बख्शी के कार्य थे, और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य, जैसा कि आपने देखे। इसमें एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो यूं कहिए कि सामान्य कार्य हो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका महत्व बढ़ता गया, और बाद में इसकी सहायता के लिए 2 और मीर बख्शी नियुक्त किए गए थे। दूसरा और तीसरा मीर बख्शी कहते हैं। और जहांगीर के समय हमें 7 मीर बख्शियों का उल्लेख मिलता है कि एक ही समय 7 मीर बख्शी होते थे। बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रकार से पद इसको मुगल काल में है वो बना दिया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, नोट करके डाल सकते हो कि मीर बख्शी की सहायता हेतु 2 और बख्शी होते थे, जिन्हें दूसरा और तीसरा बख्शी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? दूसरा और तीसरा बख्शी कहते थे। और जहांगीर के काल में 7 बख्शी थे। ठीक है, अगर पूरे मुगल साम्राज्य की बात करें तो हमें 7 बख्शियों में देखो दूसरा और तीसरा बख्शी भी साथ में आएगा। अकबर की बात करें तो लश्कर खान, शहबाज खान, आसफ खान, शेख फरीद जैसे मीर बख्शी रहे। ये विशिष्ट मीर बख्शी हैं, सारों के नाम नहीं है। जहांगीर के समय शेख फरीद, वज़ीरुल मुल्क, ख्वाजा अबुल हसन, सादिक खान, इरादत खान। शाहजहाँ के समय ये सादिक इरादत, ये सब खलीलुल्लाह, जफ़र, असल्लाल, सलाबत, मोतिमद, मीर जुमला, ये सब है वो वज़ीर इसके रहे थे, मीर बख्शी रहे थे। तो ये कुछ विशिष्ट मीर बख्शियों के नाम है जो आप ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये नाम हमने इसलिए यहाँ पे लिए हैं ताकि आपके मस्तिष्क में रहे कि ऐसे कैसे होते थे मीर बख्शी। तो मीर बख्शी के हमने कार्य देख लिए और साथ में ये भी देख लिया कि कितना महत्वपूर्ण पद था। अब हम बात करते हैं सद्र की। ठीक है, 5वें नंबर पे सद्र ओस सुदूर भी कहते हैं हम इसको। ये धार्मिक न्याय का अधिकारी था। किसको कितनी भूमि अनुदान देनी है, धार्मिक व्यक्तियों को कितने अनुदान देने हैं, धार्मिक मामलों में निर्णय करना है ना, ये सब कार्य करते थे। जब मामला कोई
दीवानी और फौजदारी का होता था तो काजी उल कुजात काम करता था। काजी उल कुजात न्याय अधिकारी था, न्याय प्रशासन में पढ़ेंगे। लेकिन धार्मिक मामलों को सदर देखता था। ये पुराना पद है, सल्तनत काल से चला आ रहा था, ठीक है। और छठे नंबर पे लिखा खान समा, जो दरबार का, जो शाही दरबार था, उसके भवन का पूरा आवश्यकताएं जितनी भी होती थी, भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी थी, उन सभी का मैनेज करने का कार्य किसका था? खान समा का होता था। और ये भी नया नया पद था। बाकी कुछ अन्य पदाधिकारी करके लिख लेंगे हम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अब आता हूँ 5वें नंबर पे सदर ओस सुदूर का। सदर उस सुदूर भी कहते थे और सदर उस कुल भी कहते थे इसको, ठीक है। यह आपके शरीयत का प्रधान व्याख्याकार था और धार्मिक मामलों में निर्णय का कार्य करता था। धर्म अधिकारी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। देखते हैं पहला पॉइंट, शरीयत का प्रधान व्याख्याकार। शरीयत जो थी, शरीयत का मतलब क्या हुआ? कुरान शरीफ के अंदर क्या लिखा है उसकी व्याख्याएं करना, क्योंकि हर अपराध का वहाँ पे जानकारी है नहीं। वहाँ पे कुछ अपराधों के नाम लिए हुए होंगे कि इस अपराध के लिए ये करना चाहिए, लेकिन कई बार नए अपराध होते हैं या अपराध का इंटेंसिटी अधिक होता है या कम होता है, या अपराध अलग टाइप का होता है जिसमें लिस्ट में नाम नहीं होता। तो फिर शरीयत के अंदर जो कुछ लिखा है उसकी व्याख्या करने के बाद में, जैसे आजकल क्या होता है, कानूनों में सब अपराध तो लिखे नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये व्याख्याएं करके और सजा देते हैं अपराधी को। तो हमारे यहाँ पे अभी जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके अंतिम व्याख्याकार है। किसका? कानूनों का अंतिम व्याख्याकार है। उसी प्रकार उस समय जो है वो आपके शरीयत का अंतिम व्याख्याकार या प्रधान व्याख्याकार ये सदर होता था, और बादशाह का इस मामले में, ये धार्मिक मामलों में सलाह देने का काम करता था। व्याख्याकार था जो कि धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देता था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पहले जो धर्म थे वही, उसी के बेस पे कानून थे सारे के सारे। तो अब धर्म के बेस पे जब कानून थे तो सीधी सी बात है कि वो सलाह बादशाह भी उसी से लेगा जो धर्म के मामले का जानकार है। तो ये प्रधान व्याख्याकार कौन था? सदर ओस सुदूर था, ठीक है। यह बेसिकली न्याय विभाग का एक प्रकार से प्रधान था, और कई जगह पे सदर और काजी एक ही व्यक्ति काम कर लेता था, कई जगह पे अलग होते थे। तो प्रजा और राजा के बीच की कड़ी थी ये। प्रजा को भाई सजा दंड वगैरह सब प्रजा के लिए था, देने का काम राजा करता था, तो मध्य कड़ी की भूमिका में रहता था ये, ठीक है। यह प्रधान न्यायाधिकारी था जो कि राजा व प्रजा के मध्य कड़ी की भूमिका में रहता था, ठीक है। यह काजी के रूप में भी काम करता था। काजी क्या करता था? काजी दीवानी और फौजदारी वगैरह के मामले होते थे, उनको निपटाता था, ठीक है। तो जनरली सदर और काजी का पद एक ही व्यक्ति को दिया हुआ होता था, ठीक है। हालांकि कुछ शासकों ने अलग भी किए थे, लेकिन
सामान्यतः ये था कि जैसे प्रांतों में वगैरह में भी सद्र होता था, तो एक ही व्यक्ति को ये पद दे दिया जाता था। भूमिका में भी कार्य करता था। ठीक है। और राज्यों में जो प्रांतों में सद्र वगैरह की जो नियुक्ति की जाती थी, उसकी रिकमेंडेशन भी सम्राट को ये जो केंद्र का सद्र होता था वो रिकमेंडेशन भेजता था। वो हम आगे लिखेंगे जब हम प्रांतों का प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरा क्या था? साम्राज्य की शिक्षण संस्थाओं और लोगों की जो नैतिकता थी, नैतिक आचरण जो था, उस पर भी ये ध्यान रखता था। ठीक है, साम्राज्य की शिक्षण संस्थाओं व जनता के पर नियंत्रण या ध्यान रखना। क्योंकि देखो, उस समय शिक्षण संस्थाएं भी धार्मिक संस्थाएं थी। ठीक, मदरसा मकतब ये थे, और शिक्षण संस्थाओं में भी पढ़ाई जाती थी कुरान शरीफ, शरीयत पढ़ाई जाती थी। तो इनकी जिम्मेदारी भी सद्र की होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें भी धार्मिक शिक्षाएं थी। और जनता का जो नैतिक आचरण था, वो नैतिक आचरण का मतलब होता है नीति के अनुसार अपना आचरण रखना। नीति क्या थी? नीति वो थी जो शरीयत के अनुसार है, और अनीति वो थी जो शरीयत के अनुसार नहीं है। तो ये दोनों चीजें सीधे तौर पे शरीयत से जुड़ी हुई थी। तो डेफिनेटली चूंकि शरीयत की व्याख्याकार थे, तो इनके ऊपर नियंत्रण रखना या इनको जनता को सिखाने की जिम्मेदारी भी इनकी थी। हालांकि औरंगजेब ने मुहतासिब की नियुक्ति की थी, तो मुहतासिब केवल फाइंड आउट करते थे कौन नैतिक आचरण का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन जजमेंट देने का कार्य किसका होता था? आखिर में जाके सदर और सदूर ये सारे जजमेंट देने का काम करता था। ठीक है, इसके साथ साथ ये धार्मिक दान कितने देने हैं, धार्मिक दान देने का कार्य भी इन्हीं को करना होता था, कि मदरसों को देना है या विद्वान लोगों को देना है, सयुरगाल के रूप में, मदद मास के रूप में धार्मिक अनुदान देना, और उनके ऊपर बाद में भी निरीक्षण रखना, ध्यान रखना कि कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ये कार्य भी इसी का था। ये मदद मास और ये सब धार्मिक अनुदान ही है। विभाग का अध्यक्ष था ये। किसी को भी मदद मास देनी है या सयुरगाल देना है, मतलब ये सब अनुदान ही है। ये है ना, मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे, ये धार्मिक अनुदानी है। तो इनका ये विभागाध्यक्ष था, और राजा से आवंटन इसी की सिफारिश पे होता था कि जैनों को देना है, कि बौद्धों को देना है, कि हिंदुओं को देना है, किसको देना। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन कहाँ से जाती थी? ये सद्र से जाती थी। तो सद्र धार्मिक अनुदान का काम भी यही करवाता था, लगान मुक्त भूमि वगैरह का। ठीक है, इसका जो कार्यालय था वो दीवान सादात कहलाता था। मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक है, सुदूर सादात वगैरह सब जुड़ जाएंगे। और अंतिम बात, अकबर के समय यह पद जो है वो किसके पास में था? शेख गादाई जो है प्रथम सदर थे। अकबर के काल में
ठीक है। अब्दुल नबी अत्यंत प्रभावी सदर था। ये अपन ने उसमें पढ़ा भी था, महजर और उस समय। ठीक है। एक सिराजी का नाम आता है जो आपके बाद में दीवान बना था। पूरा सिराजी। दोनों पदों पर रहा था। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। ये सदर सदूर था। अब अपन आते हैं आखिर में खान समा। ठीक है, मैं एक बार आपको बिंदु वापस दिखा देता हूँ। ठीक है, वजीर हो गया, मीर बख्शी हो गया, सदर हो गया। अब खान समा, फिर ये अन्य पदाधिकारी। मेरे पास पीपीटी पड़ी, अपन 2 मिनट में समझ लेंगे। खान समा, वकील के पास में इतने सारे अधिकार थे पहले। खान समा इस्लाम जगत के अंदर पहले ऐसा पद था नहीं, है ना, जैसा कि सदर जैसा होता था, पहले नहीं था। पहले ऐसा कोई भी पद नहीं था जो इस्लाम में महल की सुरक्षा या संपत्तियों की सुरक्षा, ऐसा कोई पद नहीं था। ये पद अकबर के काल में भी नहीं था। अकबर के काल में भी दीवाने बयूतात मिलता है जो पूरा आय व्यय का ब्यौरा रखता था। ये पद हमें जहांगीर के गांव से मिलता है। ठीक है ना, खान समा। क्योंकि अकबरनामा में इसका कोई विशेष विवरण है नहीं, तो इसके बेस पे हम कहते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन की पूरी जानकारी अबुल फजल देता है। जब अबुल फजल ने नहीं लिखा, इसका मतलब साफ है कि अकबर के काल में ये पद नहीं रहा होगा। ये बाद में जहांगीर के काल में आया और जहांगीर के काल के बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपके खान समा पे। 6 नंबर पे इसे एक मिनट, मीर ए समा भी कहते हैं। सामान है वैसे, सामा, और खान ए सामान, सामान कह सकते हो, समान कह सकते हो। ठीक है, ये इसका नाम आएगा। नाम से पता चल जाता है कि ये सामान शब्द का मतलब क्या हुआ। तो पहली बात तो ये कि इस्लाम में है वो राजघरानों की देख रेख के लिए ऐसा कोई अलग विभाग नहीं था। इस्लाम में राजघरानों की देखभाल के लिए अलग से विभाग नहीं था। देखो, पहला पॉइंट तो ये कि कोई कट्टर इस्लामिस्ट ये विभाग था नहीं। अबुल फजल ने भी इसका विवरण दिया नहीं है। इसका विशेष विवरण नहीं दिया। अर्थात अकबर के समय भी ये विभाग था नहीं। अकबर के समय भी यह विभाग था नहीं।
इस समय यह कार्य दीवाने बायूतात, जो कि उद्योग विभाग का मैन था, वो देखता होगा, क्योंकि वस्तुएं सारी राजघरानों में उद्योगों से जाती थी। इस समय यह कार्य संभवतः दीवाने बायूतात देखता था। ठीक है, जो कि उद्योगों व कारखानों का प्रभारी था। ठीक है, अब देखो कि अकबर के काल तक इसका विभाग विशेष विवरण हमें है नहीं, तो इससे तात्पर्य यही है कि यह विभाग प्रचलन में आता है जहांगीर के काल से। ठीक है, तो ये तो अभी तक अपन इसके इतिहास में चल रहे हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, आगे देखिए कि इसका विकास जहांगीर के काल में हमें देखने को मिलता है। इसका विकास किसके? जहांगीर के काल में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसके निम्न कर्तव्य थे, इसके निम्न कार्य थे। हमारे लिए कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में आ जाता है कि कौन सा है वो खान समा या मीर समा का कार्य नहीं था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको ये समझिए कि शाही महल जो था, दरबार, उसमें जितनी भी आवश्यकताएं थी, चाहे हरम की आवश्यकताएं हो, चाहे आपके कपड़ों की आवश्यकताएं हो, चाहे सुख सुविधाओं, खान पान, इन सब की आवश्यकताएं हो, इन सब को आवश्यकताओं को पूरा करना, और इस हेतु जो भी सामग्री खरीदना था वो सारा की सारी सामग्री खरीद के लाना, मतलब व्यय करना। तो राजमहल के अंदर जितने भी व्यय होते थे वस्तुएं खरीदने के लिए, वो सारे व्यय ये करता था खाने समय, इसलिए इसको व्यय का दीवान आप कह सकते हो। ठीक है, तो पहला बिंदु हम इसमें क्या लेंगे कि शाही परिवार व साम्राज्य के भंडारों का नियंत्रण इसके पास में था। शाही परिवार व साम्राज्य के जितने भी स्टोरेज थे, भंडार जितने भी थे, ठीक है, पहले क्या होता था, अनाज के भंडार होते थे, कपड़ों के, अनाज के, ताकि अकाल वगैरह में उनका उपयोग किया जा सके, वो सारे भंडार इसके नियंत्रण में थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि राज परिवार की घरेलू आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। राज परिवार की घरेलू आवश्यकताओं व सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी इसकी थी। ठीक है ना, चाहे वो शराब की व्यवस्था करनी हो, चाहे खाने की व्यवस्था करनी हो, चाहे वो आपके संगीत की व्यवस्था करनी हो, सारा काम इसके पास में था। ठीक है, जैसे अब देखो हरम, जहाँ महिलाएं रहती थी, बेगमें रहती थी, है ना, रसोई हो गई, जहाँ भोजन वगैरह बनता था, पोशाक हो गई, जहाँ राजा रानियाँ राजकुमार विभिन्न प्रकार की पोशाक है वो पहनते थे और उनके लिए बनाई जाती थी। आबदार खाना हो गया, जहाँ है वो आपके पानी की पूरी व्यवस्थाएं वगैरह होती थी।
खाना का नियंत्रण इसके पास में था। ठीक है, ये सारे नियंत्रण इसको करने होते थे। इसके अलावा देखें तो इसे अभी आप यही समझिए, नियंत्रण इस हेतु संपूर्ण व्यय इसके होते थे। संपूर्ण व्यय करना, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, व्यय का दीवान है ना, व्यय का दीवान कहते थे। खर्चे करना, है ना। आप लोगों के घर में भी अगर कोई शादी विवाह हो या कोई पार्टी हो ना, तो एक खान समा होता है जो घर की सारी ज़रूरतों को वगैरह को वो क्या करता है, पूरा करता है। घर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। भंडारों का नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। खर्च कितना करना वो सारा वो रखता है। इसके अंडर में भी कई सारे अधिकारी थे, ऐसी बात नहीं है। जैसे बयूतात इसके अधीन आता था, और इसके अलावा मुशरिफ है, मुस्तौफी है, ये सब आते थे। मुशरिफ आता था, मुस्तौफी अकाउंटेंट एंड ऑडिटर कह दो आप, दरोगा होता था एक, कांस्टेबल वगैरह इसके अधीन कर्मचारी थे, जिनके जरिए ये सब काम होते थे। देखो, ये अधिकारी तो रखने ही पड़ते थे, मुशरिफ और मुस्तौफी और दरोगा। एक अकाउंट तैयार करता था, एक ऑडिट करवाता था, एक सुरक्षा के लिए दरोगा जरूर रहता था। ठीक है, तो ये कार्य थे मेरे समा या खाने समा की। ठीक है, इसको आप ठीक से तैयार कर लेना। और अब केंद्रीय प्रशासन में कुछ अन्य कर्मचारी जो है वो हम देखते हैं। अन्य कर्मचारी ये 6ठे नंबर पे था, हम इसको कर देते हैं 7वें नंबर पे। ठीक है, मैं कुछ अंडरलाइन कर दूंगा, वो थोड़ा देख लेना, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि अब याद इतना ही करना है आपको। ये तो कभी कभार पूछते हैं, बाकी मोटे मोटे वही पूछते हैं जो मैन था, लेकिन हमें तो ये भी बताने पड़ते हैं। दारुल इंसा जो शाही सचिवालय का ध्यान रखता था। ठीक है, मीर अर्जियों का या याचिकाओं का प्रभारी था। परवाने जितने भी आते थे, परवाने मतलब राजा की आज्ञाएं, वो परवान से देखता था। ठीक है, सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, आज्ञाओं को लिखने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, और अवर जहानविश दैनिक खर्च का लेखा जोखा रखता था। सैनिकों के लेखा अधिकारी के रूप में साहिब तौजी होता था। समारोह का अधिकारी मीर तुजुक होता था, ये ध्यान रखना। मीर बार जो है वन अधीक्षक होता था। मीर मुंशी मुख्य सचिव होता था। मतकब शाही भोजनालय में काम करता था, ये उसी के अधीन था। किसके? खाने समा के। खवा सालार शाही बावर्ची खानों के दरोगा होते थे। मीर बक्कावल शाही बावर्ची खानों के दरोगा। दोनों एक कैसे आ गए? मतकब, एक मिनट, बक्कावल शाही भोजनालय का होता था यार, है ना। एक मिनट, गलत लिख लिया है, रुको। ठीक है, एक मिनट। देखो, एक तो था खवा सालार। खवा सालार का काम था शाही बावर्ची खानों का, और शाही भोजनालय जो है वो ये होता था। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही, मतकब और शाही बक्कावल। ठीक है, ये दोनों ही आपकी शाही भोजनालय में रहते थे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके पास में भी 20 ही कर्मचारी होते थे, कोई अकेला नहीं था यहाँ पे। हाँ, फिर था आपके ये जरग खाना, जो कि आभूषण, किरकिरा खाना, शाही वस्त्र, फर्रास खाना में ये तो क्या सामियाना होता था, टेंट वगैरह। फर्रास खाना भी इसके अधीन आता था, मीर समा के अधीन आता था। यहाँ पे कहाँ गया ये
आबदार खाना के पास में फर्रास खाना भी लिखा होता है। ठीक है, और ये फलों से संबंधित मेवा खाना, आबदार खाना, कुर खाना, कुरबेगी, है ना, ये सारे के सारे आप देख लेना एक प्रकार से। ये इतने थे आपके केंद्रीय कर्मचारी। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे आगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में, फिर जिला प्रशासन, फिर परगना, फिर गांव प्रशासन के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।